साला कोई ना कोई विवाद को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना ही रहता है। कभी मरीज से स्ट्रेचर ढकलने के नाम पर जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था फैलती है, तो इन दिनों एम्बुलेंस चालक के द्वारा स्ट्रेचर लाकर अपना अधिकार जताने को प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के बीच विवाद उपजा हुआ है, जो कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यह विवाद दो एम्बुलेंस चालकों के दो गुटों के बीच है, बीते दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर कभी एक पक्ष ज्ञापन सौंपता है तो कभी दूसरा पक्ष जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपता है। किंतु शासन प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण आज पुनः एक पक्ष के द्वारा जनसुनवाई पहुंचकर इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की। आपको बता दें कि शुरू से ही जिला चिकित्सालय में कोई ना कोई विषय को लेकर यहाँ सुर्खियों में बना ही रहता है। इन दिनों विवाद एम्बुलेंस चालकों के दो गुटों के बीच में चल रहा है, जो कि मरीज को अपने प्राइवेट वाहन से ले जाने के लिए विवाद उपजा हुआ है, जो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के द्वारा जिला चिकित्सालय के सर्जन से शिकायत की गई थी कि जिला चिकित्सालय में चल रहे कुछ एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को रोका जाए, जिस पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन के द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस चालक को जिला चिकित्सालय से 100 फीट दूर अपनी एम्बुलेंस खड़ी करने व रहने की बात कही गई थी। किंतु इस आदेश का पालन कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस चालक तो कर रहे हैं, किंतु कुछ एम्बुलेंस चालक इस नियम का पालन नहीं कर रहे। आने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जैसे ही वह जिला चिकित्सालय परिसर में पहुंचते हैं, वैसे ही वह स्ट्रेचर लेकर जाकर अपने साथ भर्ती करवाते हैं। उसके बाद वह फिर रिफर होता है या फिर उसकी छुट्टी होते तक वो वहाँ मरीज उसे आने ले जाने वाले स्ट्रेचर के एम्बुलेंस चालक का हो जाता है। जब तक उसकी छुट्टी नहीं हो जाती या जब तक वह रेफर नहीं हो जाता, वही एम्बुलेंस चालक उसे अपनी एम्बुलेंस से घर ले जाएगा। यह प्रथा जिला चिकित्सालय में चलते आ रही, जिस पर दूसरे एम्बुलेंस चालक का कोई अधिकार नहीं रहता। इन सब बातों से दूसरे एम्बुलेंस चालक नाराज होकर जिला प्रशासन व चिकित्सा प्रबंधन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार जो नियम चला आ रहा है, उस नियम को समाप्त कर जो नियम सिविल सर्जन के द्वारा एम्बुलेंस चालकों के लिए बनाए गए हैं, उस नियम का जिला चिकित्सालय में पालन करवा जाए। जिस प्रकार से एम्बुलेंस चालक जिला चिकित्सालय में अपना एक तरफा राज चला रहे, उसे खत्म किया जाए। जिसको लेकर आज 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया व जल्द ही ज्ञापन पर कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की। हम लोग यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है तो उन लोग स्ट्रेचर पकड़ के खड़े हो जाते हैं और आए दिन वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और हमें जान से मारने की धमकी। स्ट्रेचर पकड़ना तो अच्छी बात है, दिक्कत कहाँ है ये बताओ ना पूरी चीज। दिक्कत ये है कि हमारे घर का जो पेशेंट आता है, उस पेशेंट को हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ ले जाना चाहते हैं। बाकी वो ये चाहते हैं कि ये पेशेंट को हमने उतारे तो हम लेके जाएंगे। कोई भी पेशेंट को हम अपने घर का पेशेंट खुद लेके नहीं जा सकते। हमारे पास साधन है, हमारी खुद की गाड़ी है, उसके बाद भी हमारे पेशेंट को ले जाने नहीं देते। उन्हें 108 के कर्मचारी पहले ही कॉल कर देते हैं और वो कॉल ड्राइवर और एमटी होते हैं, ये उन्हें को पहले ही कॉल कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी केस लेके आ रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। तो वो स्ट्रेचर पकड़ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी कॉल है। तो कॉल नहीं है, स्ट्रेचर कोई भी खड़े होगा तो उसको हटा करके वो बोलते हैं कि नहीं, हमको कॉल आया है, हम इस पेशेंट को लेकर के जाएंगे। तो इसके कारण वाद विवाद उत्पन्न होता है। स्ट्रेचर का काम वार्डवाई का है। हाँ, स्ट्रेचर पकड़ने का कार्य सिर्फ वार्डवाई का है, ओनली सिर्फ वार्डवाई वो काम करेगा और उसके लिए वार्डवाई ओनली है। लेकिन वार्डवाई कोई काम नहीं करते, पूरे काम यही करते हैं और ये आए दिन वहीं खड़े रहते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं। उसके कारण डॉक्टर लोग भी इन्हें कुछ नहीं बोलते। सब पर हमने इससे पहले भी CHMO सर को और RMO सर को और CS सर को सबको आदेश से अब सूचना दे चुके हैं, पर उन लोगों ने सिर्फ एक लेटर निकाल दिया ओनली। और हमें RMO सर को कल बोले थे, RMO सर ने बोले कि मैंने लेटर निकाल दिया, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं आज कलेक्टर साहब। वहाँ पर ऐसा है, कोई पेशेंट वगैरह आएगा तो स्ट्रेचर पकड़ने का रहता है। कोई भी हमारा पेशेंट है बोलते हैं, है ना। अभी जैसे हमको हॉस्पिटल से आदेश हुआ था कि आप अंदर नहीं घुसोगे, स्ट्रेचर नहीं पकड़ोगे। तो हम लोग जो जितने भाई हैं 25-30 लोग, हम लोग तो ठीक है नहीं जा रहे। उसमें से 25-30 में से 4 भाई जो ऐसे हैं हमारे कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हम बीच में जाके उनको बोलते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि वाद विवाद ना बने, सब मिलके काम करें, लेकिन वो नहीं चाहते। वो ले दे के सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। हम उनसे दूर से ही बात करते हैं, आ शब्द का उपयोग करते हैं। हॉस्पिटल में आज से नहीं है बोलते। मेरी भी कंप्लेन डल चुकी है पहले, और ये भाई इनकी भी और भी लोगों के लिए, उनको कुछ नहीं होता। जिले में इन दिनों साइबर ठगों के द्वारा भोली भाली जनता को ठगने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए हथकंडे अपनाते हुए आम जनता के साथ साइबर ठगी की जा रही है। इस बार जिले के लगभग 1 दर्जन व्यापारियों के साथ व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर उनके परिचित बनकर पैसे की मांग की गई, जिसमें कुछ बालाघाट और वाराणसी के व्यापारियों के द्वारा सूझबूझ दिखाकर बच तो गए, वहीं 2 व्यापारियों के साथ 67,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है।
आपको बता दें कि अभी यह 1 से 2 दिन में फर्जी व्हाट्सएप आईडी से व्यापारियों को पैसे के लिए मैसेज किया गया। उसी नंबर से मंगलवार को भी कई व्यापारियों को फर्जी डीपी लगाकर पैसों की मांग की गई। पीड़ित व्यापारियों ने कहा कि उक्त मोबाइल नंबर अभी चालू है, जिसे पुलिस जल्द से जल्द ट्रेस कर आरोपी तक पहुंचना चाहिए ताकि अन्य व्यापारी या आम नागरिक ठगी का शिकार न हो। बालाघाट के पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में की। साइबर पुलिस ने मोबाइल नंबर सहित बैंक खातों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। बता दें कि जिले में एक साथ इतने व्यापारियों के साथ ठगी व ठगी के प्रयास का संभवतः पहला मामला है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20 रामगली दीनबंधु चौक के पास मोबाइल के सामान की दुकान है। दुकान मालिक ने मंगलवार को शिकायत करते हुए बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उस नंबर में सामने वाली दुकान संचालक की फोटो लगी थी जो कि परिचित है। मैसेज करके बताया गया कि वह अस्पताल में है और पैसों की सख्त ज़रूरत है। नगद राशि न होने के कारण वह काफ़ी परेशान है। ठग ने मैसेज भेजकर बताया कि वह पैसे फ़ोन पे पर ट्रांसफ़र कर दे, अस्पताल से दुकान आकर पूरे पैसे लौटा दूंगा। पीड़ित ने विश्वास करते हुए पहले 10,000 फिर 15,000 और अंत में 19,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। आधे घंटे बाद जिस दुकान संचालक की फ़ोटो लगी व्हाट्सएप नंबर से पीड़ित व्यापारी को मैसेज आए थे, वहीं दुकान संचालक पीड़ित व्यापारी से मिले। पैसों के बारे में चर्चा करने पर दुकान संचालक ने पैसों के लिए कोई मैसेज करना नहीं बताया। इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। वैसे ही बालाघाट से सोमवार की सुबह जब एक साथ 12 व्यापारियों को बारी बारी से व्हाट्सएप डीपी में परिचित की फोटो लगाकर ठगी की जा रही थी, उसी समय यह खेल वारासिवनी में भी चल रहा था। साइबर नोडल शाखा से मिल रही जानकारी के अनुसार वारासिवनी स्थित एक मोबाइल दुकान के संचालक के साथ भी बालाघाट के व्यापारी जैसी धोखाधड़ी हुई। संचालक भी व्हाट्सएप डीपी से परिचित का चेहरा देखकर धोखा खा गया और 22,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जिस चेहरे को देखकर संचालक ने पैसे ट्रांसफर किए थे, वहीं शख्स सामने आने पर ठगी के खेल का पता चला। ठगों के द्वारा अपने फर्जी नंबर से पीड़ित को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। पीड़ित के पास वह नंबर सेव नहीं होता, लेकिन किसी परिचित की डीपी अथवा फोटो देखकर पीड़ित उसकी बातों पर विश्वास कर बैठता है। ऐसे मामलों में ठग किसी एक नंबर का कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लेते हैं। जिस नंबर को ठग हैक करते हैं, उस नंबर से जुड़े उसके परिचितों की फोटो और डेटा ठगों के पास पहुंच जाता है। लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड स्थित सभा मंच में किसान गर्जना संगठन लालबरा के द्वारा 5 सितंबर को भगवान बलराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने भगवान बलराम के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और सभी अन्नदाता किसानों ने भगवान बलराम को किसानों की खुशहाली की उनसे कामना की। इस जयंती के अवसर पर संगठन में उपस्थित पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या पर भी विचार विमर्श किया और सरकार से किसानों की धान का फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने जाने की भी मांग की। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में हिंदू धर्मावलंबी महिलाओं के द्वारा हर छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम के आयोजित किए गए। तो वहीं माताओं ने संतान की दीर्घायु, उज्जवल भविष्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हर छठ हल षष्ठी व्रत मंगलवार को मनाया। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया गया। हर छठ के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उसके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रखकर पूजन आदि करती। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी बलराम जी उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं, वही संतान प्राप्ति की भी मनोकामना पूरी करते। उस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ इस दिन माताएं पूरे मन से पूजन अर्चन करती हैं। यह पर्व बड़ी ही आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ व्रतधारी महिलाओं ने घर में मनाया। व्रतधारी माताओं के द्वारा घर में पूजन कर महिलाओं को पूजा के लिए आमंत्रित किया गया और पूजन के उपरांत ही बांस से बनी टोकरियों में लाई, महुआ, चना और पूजन में चढ़े फलों का भी प्रसाद वितरित किया गया। आज टीचर्स डे ना, तो सुबह से सब एक धनी भिलनी निवास करती थी। उस भिलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव
आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं आऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना वह मुझे पाने के लिए हलचटी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह हलचट पूजा का महत्व ये है कि बच्चों की सुख शांति और बच्चों की दीर्घायु हो, बस यही पूजा है हलचट माता की। ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम खुरसोड़ी के पास बोलेरो वाहन ने हाथ ठेला फल फ्रूट का व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति को ठोस मारकर फरार हो गई। बोलेरो वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल यह विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 5 सितंबर की शाम 7:30 बजे करीब की बताई जा रही है। बताया गया कि यह व्यक्ति ग्राम कोसमी निवासी है जो हाथ ठेले में फल फ्रूट रखकर गांव-गांव में बिक्री करता था। 5 सितंबर की शाम 7:30 बजे करीब गोंदिया रोड पर स्थित ग्राम खुरसोड़ी के पास यह व्यक्ति अपने हाथ ठेला ढकेलते हुए बालाघाट की ओर आ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने उसे ठोस मारकर फरार हो गई। बोलेरो को जबरदस्त ठोकर से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिला अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं देर रात्रि इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान नगर के वार्ड नंबर 18 निवासी 35 वर्षीय अनिल पिता बाबूलाल राउत के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मामले की परिजन को जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अज्ञात शव की पहचान अनिल राउत के रूप में की। वर्ष 1972 से लेकर 1978 के बीच कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना के समय 20 वन ग्रामों को बेदखल किया गया था, जिन्हें अब तक ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही उनके पुनर्वास के इंतजाम किए गए, जिसके चलते बेदखल किए गए वन ग्रामों के ग्रामीण आज भी मुआवजे और ग्रामों के विस्थापन की राह देख रहे हैं, जहां कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो पाई, जिन्होंने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। जहां 6 वन ग्रामों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास योजना का लाभ देने और वादे के मुताबिक मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। बालाघाट वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास और मलाजखंड ताम्र परियोजना की सीमा से वर्षों पहले बेदखल किए गए दर्जनों परिवारों ने मंगलवार को उस समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग दोहराई। इस संबंध में उन्होंने रैली निकाली और शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्ष 1972 से 1978 के बीच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के वक्त बालाघाट सीमा में आने वाले आसपास 20 वन ग्रामों को बेदखल किया गया था। तब शासन की पुनर्वास विस्थापन नीति के विरुद्ध बलपूर्वक ग्रामों से अनुसूचित जनजाति, बैगांव व पिछड़े वर्ग के परिवारों को गांव खाली कराया गया था। इसके बाद सिर्फ 20% ग्रामीणों को ही महज 500, 1000 और 2000 रुपये मुआवजे के रूप में दिया गया था। शेष ग्रामीणों के नाम पर शासकीय रिकॉर्डों में दर्ज ही नहीं किए गए। कई परिवारों को फरार सूची में दर्ज कर दिया गया। यह सच है कि कई परिवार यहां से चले गए थे क्योंकि इन्होंने अनुचित मुआवजा और पुनर्वास का विरोध किया था। शासकीय कर्मचारियों ने कई घरों को खाली करने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया था। हाथियों से मकान को ढहाया था। ग्रामीणों को डर दिखाकर उसके साथ अत्याचार किया गया। उन पर कई तरह के सितम ढाए गए। इसी तरह मलाजखंड ताम्र परियोजना की स्थापना के समय बड़ी संख्या में आसपास के आदिवासी ग्रामीणों को भी बेदखल किया गया था। उस समय त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। इस समझौते में तत्कालीन कलेक्टर स्वामीनाथन, पूर्व विधायक स्वर्गीय गणपत सिंह उइके तथा मलाजखंड ताम्र परियोजना के प्रबंधक थे। समझौते के तहत बेदखल किए जा रहे परिवारों को एक मॉडल टाउनशिप निर्माण कर प्रत्येक परिवार को बसाने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा बेदखल हुए परिवारों के एक सदस्य को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देना, कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति देने आदि के वादे किए गए थे, जो सपना बनकर रह गया। इसके अलावा बैयर क्षेत्र में 3-4 पीढ़ियों से निवास व कृषि करते आ रहे कई लोगों को भू वन अधिकार का अधिकार पत्र तो दे दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में 6500 ग्रामीण आज भी उक्त भूमि के अधिकार पत्र से वंचित है। सर, मामला ये है कि 1972 से लेकर के 78 के बीच में ये 6 वन ग्रामों को हटाया गया था, जिसका आज दिनांक तक के हम लोगों को कोई ना मुआवजा मिला, ना पुनर्वास का स्थान मिला, जिसके तहत जब उठाया जाता है तो यह तो
गांव को बसाया जाता है, जिन ग्रामों को जैसे उठाया जाता है तो उसको बसाया भी जाता है। ठीक। तो सिर्फ हमको ये विस्थापित कर दिया गया, ना तो इस पर मुआवजा दिया गया, ना ज़मीन दी गई जी। और ये 1972 से लेकर के आज 2024 तक, 23 तक जो है, अभी तक ये ना इसकी सुनवाई हो रही है जी। और न ही शासन के द्वारा ये हमारी मांगों को लेकर के शासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इच्छा गांव कौन कौन से बता रहे हैं? ये ग्राम हुरीला, हाँ खुद, हाँ औरई, हाँ किशनपुरा, हाँ सोंढर हाँ और नवाटोला, हाँ। परसा खेड़ा है। ये सब कोर में आता है कि बफर में आता है? ये कोर में है, ये नेशनल पार्क यानी के आप अंदर उसी की मांग करने आए थे कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए। हाँ आपने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर से बात किया क्या, उनके अधिकारियों से? हाँ, बात किए ना, पहले भी बात हुई, लेकिन वो क्या जांच में वही लोग करते हैं। अगर वन विभाग के द्वारा ही गलती से उठाई गई है हाँ। तो वो अपनी गलतियां तो उजागर नहीं करेगी ना। इस तरह से जो है ये जो फील्ड डायरेक्टर महोदय भी जो हैं तो तथ्य को सामने नहीं ला रहे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पुत्र की दीर्घायु व संतान प्राप्ति के लिए 5 सितंबर को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर छठ व्रत रखा गया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर नगर मुख्यालय स्थित स्वर्गीय श्याम अवधवाल के निवास में 5 सितंबर को महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर हर छठ माता की विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुबह से ही पुत्र की दीर्घायु के लिए हर छठ माता के व्रत रखा और विधि विधान से हर छठ माता की पूजा अर्चना कर पुत्र की दीर्घायु, स्वास्थ्य व भविष्य की उज्जवल कामनाएं। चारों देवी देवताओं की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया तथा धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करती हुई वृषवाहन राजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोए। ओ भुज 10 भुज अति सोए। रूप निरखता ओम हर 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 महादेव। इसी तरह वाराणसी नगर सहित क्षेत्रों में भी 5 सितंबर को हल षष्ठी पर्व हर्षोल्लास के साथ धार्मिक मान्यता के अनुसार मनाया गया, जिसमें माताओं के द्वारा सुबह से व्रत धारण कर विधि विधान से पूजन अर्चन कर संतान की दीर्घायु की कामना की गई। इसी कड़ी में नगर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने अपने निवास पर आसपास की महिलाओं को एकत्रित कर हल षष्ठी पूजा की। विधि विधान से नियम के अनुसार पलसे के पत्ते, कुशल कांडी, महुआ की डाल व अन्य चीजों की पूजा सजाकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अर्चना कर कथा का वाचन किया। इसके बाद आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। भैया, आज हम सब महिलाओं ने आज अपने बच्चों की अच्छी लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उपवास किया है। आज के दिन पलाश और इसको बना के ऐसे पूजा की जाती है शिव जी पार्वती जी की। कहते हैं कि इस उपवास करने से बच्चों को लंबी आयु होती है और बच्चे समझदार होते हैं। और आज के दिन इसका परसूड़ का चावल खाया जाता है, अनाज का नहीं खाया जाता है। और बस इसी उद्देश्य से हम सभी लोग ये हल षष्ठी की पूजा जो है अपने लिए संतान के लिए करते हैं। इसमें ऐसा था कि जैसे ये पूजा का मेन जो उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है।
और सारी जो औरतें हैं अपनी संतान के लिए हल षष्ठी की पूजा करते हैं। मैंने भी ये व्रत इसीलिए की हूँ। मेरी एक बेटी है। इस दौरान लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बघोली में रविवार को मुकेश शमरीत के घर के पालतू कुत्ते की 2 व्यक्तियों ने एयर गन से हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने कहा कि जब पालतू कुत्ते की हत्या कर दी गई तो आम लोगों की भी हत्या की जा सकती है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं लालबरा पुलिस ने एयर गन से पालतू कुत्ते की हत्या करने वाले बघोली निवासी 2 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनके पास से एयर गन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघोली निवासी मुकेश शमरीत खेती किसानी का कार्य करता है, जिन्होंने घर की सुरक्षा के लिए पालतू कुत्ता पाला था और 2 सितंबर को खाना खाने के बाद रात करीब 11:30 बजे वो कुत्तों को शौच के लिए चांदनी चौक की ओर टहलाने ले गया था और मोबाइल पर बात करते हुए टहल ही रहा था। तभी उनके बड़े भाई व ग्राम के दोस्त ने रियाज उर्फ छोटे उर्फ आरिफ खान को एयर गन लेकर घूमते हुए देखा था। इसके कुछ देर बाद अचानक गन चलने की आवाज़ आई तो कुत्ते के पास जाकर देखा तो कुत्ते के पाँव के पास फसली से खून निकल रहा था और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रार्थी मुकेश शमरीत को संदेह हुआ कि जो एयर गन लेकर घूम रहे थे उन्होंने ही कुत्ते की हत्या की है, जिसकी सूचना रविवार की सुबह मुकेश शमरीत ने लालबरा पुलिस को दी। लालबरा पुलिस ने पालतू कुत्ते की हत्या करने की जानकारी लगने के बाद वे पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा पटवार के द्वारा मृत श्वान का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उसे दफना दिया गया। पालतू कुत्ते की मौत होने से मुकेश शमरीत को नुकसान हुआ। वहीं पुलिस ने प्रार्थी मुकेश शमरीत की रिपोर्ट पर बघोली निवासी एजाज उर्फ छोटे खान व आरिफ अली के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 429-34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। जब इस विषय पर प्रभारी पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मुकेश शमरीत बघोली निवासी के घर के कुत्ते के एयरगन से मारने से मौत होने की जानकारी लगने के बाद ग्राम बघोली पहुंचकर मृतक श्वान का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पाया गया कि एयरगन के छर्रे लगने से उसकी मौत हो गई है। इसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने दूरभाष पर बताया कि रविवार को उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम बघोली निवासी मुकेश शमरीत के घर के पालतू कुत्ते की हत्या की गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। वहीं पशु चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और प्राथमिक का आरोप है कि ग्राम के ही 2 लोगों ने छर्रे वाली एयरगन से मारकर उसकी हत्या की, जिसकी रिपोर्ट पर बघोली निवासी एजाजुर उप छोटे खान व आरिफ अली के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उनके पास से एयरगन भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रात में 9 बजे उस कुत्ते को मैंने खाना दिया। उसके बाद में वो हमारे भतीजों के साथ में वाला घर चली गया। उस बीच में मैंने चलो वाला घर गया तो आएगा ये। फिर मैं उसके बाद में जब आया तो घर में सो गया, वो खाना वाना खाया, उसमें चली गया कुत्ता वाला घर चली गया। वहाँ से उन्होंने गेट वेट बंद किए होंगे तो बाहर हो गया होगा। उसके बाद में ये हुआ कि सवेरे मेरे को 6 बजे गीतेश पटले आता है और बोलते चाचा तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? तो मैंने बोला बेटा घर में ही है, आले घर में होगा या वो घर में होगा। तो बोला तुम्हारा कुत्ते को तो निपटा दिए, बंदूक से मार दिए। अब तो मतलब किसने मारा? तो बोलता आरिफ और छोटे बंदूक लेके घूम रहे थे। आरिफ छोटे कहाँ रहते दोनों? यही बघोली रहते हैं। तो अब जानकारी कैसे लगी कि उन्हीं ने मारे या नहीं? तो बंदूक लेके घूम रहे थे ना, उसमें सरपंच साहब ने देखे, हमारे भाई बड़े वाले ने देखे, फिर मंजिला पटेल ने देखे। फिर क्या किया उसके बाद आपने? उसके बाद में मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया। मैं सरपंच साहब हमारे कुत्ते को इनने गोली से मार दिए हैं। तो ठीक है बोलते बुलाता हूँ इनको। मैं ग्राम पंचायत सामने बुलाया इनने। बुलाने के बाद में फिर इनसे बोले, हमने बोले ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, आप बोल दो कि हमने मारे हैं। बोले हमने मारे ही नहीं। तो मतलब मारे ही नहीं तो मतलब 5-6 लोग जो बंदूक लेके घूम रहे थे, मतलब इनके नाम से रिपोर्ट डालूंगा मैं। उसके बाद में फिर और मेरे को पता चला चांदनी चौक में कि रात में कुत्ते को इन्हीं ने मारे। जगह में के बहुत जम की आवाज़ आई। चौक में मारे? हाँ चौक में मारे। और कुत्ते को यहाँ लाके फेंक दिए? हाँ, गाँव के बाहर? गाँव के बाहर। तो पागल था कुत्ता की गोली मारे उसकी कारण, ये क्या कारण है इसके कोई पीछे? पागल नहीं था। वो मोहल्ले, एक मोहल्ला नहीं हमारा, 2 मोहल्ले हैं। दोनों मोहल्ले में किसी आदमी से ही पूछ लोगे तो कुत्ते के बारे में बिल्कुल क्लियर बताएंगे वो। ऐसा घरेलू कुत्ता था? हाँ घरेलू कुत्ता था। तब तो हमने इतना उपद्रव किया, जरूरत नहीं थी हमको, हमारा पालतू कुत्ता था वो। कोतवाली पुलिस ने 2 माह से नगर से लापता एक नाबालिग लड़की को राजस्थान से एक युवक के पास से दस्तयाब किया है। यह युवक हृदय पिता रामप्रसाद अहिरवार 21 वर्ष, वार्ड नंबर 9, मांडर, जिला दतिया निवासी है। इस लड़के ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने का और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का इस पर आरोप में गिरफ्तार कर
उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की रूपजर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बालाघाट में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसके पिता एक प्राइवेट स्कूल में पियून है। फेसबुक के माध्यम से इस लड़की का परिचय हृदय अहिरवार मांडर जिला दतिया निवासी से हुआ था और फेसबुक के माध्यम से ही हृदय अहिरवार ने इस नाबालिग लड़की को शादी का झांसा दिया था। 7 जुलाई को हृदय अहिरवार बालाघाट पहुंचा और इस लड़की को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा कर ले गया और दोनों राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी में रहने लगे थे। इधर 7 जुलाई को लड़की के बिना बताए घर से चले जाने पर उसके परिजनों ने खोजबीन की थी, किंतु लड़की के नहीं मिलने पर कोतवाली में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर और भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया था। हाल ही में उन्हें सूचना मिली कि नाबालिग लड़की राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी में है। इस सूचना पर नगर निरीक्षक के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई और उन्हें राजस्थान पहुंचाया गया। वहां खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान 3 सितंबर को यह पुलिस टीम औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी पहुंची और चौपानकी में खोजबीन के दौरान यह लड़की हृदय अहिरवार के साथ मिली। दस्तयाब करने के बाद इस लड़की को और हृदय अहिरवार को कोतवाली बालाघाट लाया गया। कोतवाली में लड़की के कथन लेने पर हृदय अहिरवार के विरुद्ध धारा 366, 376, 376(2) एन भारतीय दंड विधान धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया और इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर उसे बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। ये करीब 2 माह पूर्व एक नाबालिग बच्ची का बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे करके आरोपी हृदय भगा कर ले गया था। काफ़ी प्रयास और तलाश पता रसी के बाद हमने उसको राजस्थान से बच्ची को आरोपी के पास से दस्तयाब किया है और दस्तयाब करके बच्ची के कथन अनुसार उसमें कार्रवाई करके आरोपी हृदय को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया। वाराणसी नगर के बचपन प्ले स्कूल में मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बालक बालिकाओं ने भगवान कृष्ण, राधा और अन्य भगवानों के ड्रेस पहनकर स्कूल में उपस्थित हुए, जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर उन्हें झूले में डालकर झूला झुलाया गया। इसके बाद दही हांडी फोड़ व कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बालक बालिकाओं के द्वारा नंद घर आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जैसे अनेक उद्घोषों का सामूहिक वाचन कर आनंद उत्सव मनाया। वहीं कुछ बालक बालिकाओं के द्वारा भगवान कृष्ण के भजन गीत व स्वयं की वेशभूषा से संबंधित डायलॉग्स की भी प्रस्तुति दी गई।